नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मल्होत्रा। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी का खास कार्यक्रम हिमाचल की बात मेरे साथ। इस कार्यक्रम के ज़रिए आज दिन भर की जो अपडेट है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे और बताएंगे जो बड़ी खबरें आज की रहेंगी। साथ में क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से हिमाचल में आने वाले हैं, धर्मशाला में रहेंगे 2 दिन और रात को भी धर्मशाला में रुकने का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं और जो आज जितनी तैयारियों का जायज़ा आज लेना था प्रधानमंत्री से के दौरे से रिलेटेड वो ले लिया है। लेकिन इस दौरे के दौरान इस बार क्या खास रहने वाला है वो हम आपको आज बताएंगे, क्योंकि ये दौरा अनयूजुअल है एक तरह से पहले के मुकाबले। और उसमें आपको एक सिग्नल इस तरह से मिल रहा है कि इस दौरे के दौरान पीएमओ से खुद इवन मुख्यमंत्री को भी कहा गया है कि वो अपना जो रूटीन शेड्यूल है उसको जारी रखें। और प्रधानमंत्री के इस विजिट के कारण जिस तरह के जब पीएम आते हैं तो फिर सारा तामझाम उसके ओरिएंटेड एक तरह से हो जाता है, इस वीआईपी दौरे के ओरिएंटेड, वैसा इस बार नहीं होगा। लेकिन क्यों धर्मशाला से मुख्यमंत्री को चंबा रवाना होने के लिए रक्कड़ हेलीपैड तक जाना पड़ रहा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट इसमें है। ओवरऑल इस जो चीफ सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस होने वाली है कल से धर्मशाला में, उसका हिमाचल के लिए क्या महत्व है और इस कॉन्फ्रेंस के जरिए भारत सरकार या आप कहिए कि प्रधानमंत्री स्पेशली क्या टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार ये इस तरह का आयोजन हो रहा है और पहला ही आयोजन हिमाचल को मिला है। लेकिन जो बाकी मामले हैं इसके अलावा वो हम आज आपको बताएंगे। हमने दिन को एक आपको लाइव दिखाया था सचिवालय से, और वो लाइव था आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर। उसमें कुछ भर्तियों की बात थी। जल शक्ति मंत्री आज सचिवालय में थे, बाकी मंत्री आज नहीं थे, तो उनके साथ जो इंटरेक्शन था वो आपको दिखाया था। उसमें बाकी बातें तो हमने आपको उस तरह से दिखा दी, लेकिन जो आउटसोर्स वाला मामला था उसमें आज विस्तार से बताएंगे कि जो ड्राफ्ट एक तरह से लगभग तैयार है, हालांकि ज़्यादा जानकारी जो है वो मंत्री ने उसमें नहीं दी, लेकिन जो ब्लूप्रिंट एक तरह से उनके जो कार्यालय में एक तरह से तैयार हुआ है, उससे रिलेटेड हम आपको आज ये ज़रूर बताएंगे कि क्या आउटसोर्स पॉलिसी में या आउटसोर्स सेक्टर को लेकर हिमाचल में क्या कोई चमत्कार होने वाला है। कई साल हो गए, आप ये कहिए कि लगभग 2 दशक हो गए आउटसोर्स पॉलिसी या आउटसोर्स के माध्यम को हिमाचल सरकार की गवर्नेंस में विभागों में अपनाए हुए। जो कंप्यूटर टीचर हैं वो कई साल हो गए उनको काम करते हुए, लेकिन अभी तक ऐसा रास्ता नहीं निकल पाया जिसके जरिए आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकारी विभागों में मर्ज किया जा सका हो। और इसीलिए आज हम आपको ये बताएंगे कि क्या इसमें कोई चमत्कार होने वाला है या नहीं। राइडर में जो जेओए आईटी की पैरिटी कैसे उलझ गई है वो भी आपको बताएंगे, और राइडर को लेकर जो मसौदा आगे बैठक का बना है उसकी भी जानकारी आपको देंगे। अनुबंध कर्मचारियों की इंक्रीमेंट की बात करेंगे, क्योंकि आज ये ऑन रिकॉर्ड मामला अब आ गया है। पहले जो मसला था वो एक तरह से फाइनेंस के जो चैनल हैं या जो ब्रांचेस हैं उसमें फाइलों पर अभी तक नहीं आ पाया था। ग्राम पंचायत वेटनरी असिस्टेंट को लेकर बड़ी सारी क्वेरीज हमारे तक आती रहती हैं, और जो हमारे फेसबुक के इस कार्यक्रम के जरिए जो एक क्वेरीज आई थी वो उसका रिप्लाई हम आज आपको देंगे। पैराग्लाइडिंग में एक हादसा हुआ है कुल्लू में, 2 लोगों की मौत हो गई है। बड़ा सवियर ये एक तरह का इंसिडेंट है ऐसे वक्त में जब समर जो टूरिज्म का सीजन है वो चल रहा है। लेकिन पूरा मामला क्या है वो आपको बताएंगे। एचआरटीसी के जो कर्मचारी हैं, जो इनकी जेसीसी है, उसको हाई कोर्ट क्यों जाना पड़ा है, और वो भी जो हिमाचल में प्राइवेट वॉल्वो चल रही हैं उनके खिलाफ। ये अपने आप में बड़ा मामला है। दरअसल इस तरह के मामलों में या तो सरकार कार्रवाई करती है या फिर सरकार कोर्ट जाती है, लेकिन इस बार ये कार्रवाई जेसीसी ने की है, एचआरटीसी की जेसीसी ने, क्योंकि एचआरटीसी का घाटा बढ़ता जा रहा है, वॉल्वो के कारण इनको नुकसान हो रहा है, और नुकसान के लिए अपने इंस्टीट्यूशन के लिए ये हाई कोर्ट गए हैं, वो भी आपको अपडेट देंगे। जहां तक बात प्रतिभा सिंह की बर्थडे की है तो वो भी हम आपको जो बताएंगे, और इसके बारे में क्यों कल कोई आयोजन नहीं किया जा रहा है वो भी आपको जानकारी देंगे। सेब की पर जो बीमा कंपनियां हैं उनको क्यों तलब किया गया है बागवानी विभाग या मंत्री द्वारा, वो भी बताएंगे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्या नियुक्ति हुई है हिमाचल में, क्योंकि प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है, उसकी बात करेंगे।
कोविड में डेथ हुई है 1.5 महीने के बाद, और इस डेथ का भी बताएंगे आपको रीज़न क्या है, और बाकी जो कोविड की जो डिटेल है वो क्या है। मौसम अलर्ट और आपके जो सवाल हैं वो भी लेंगे। आज वर्किंग डे था, कल भी वर्किंग डे रहेगा, इसलिए आपकी जो क्वेरीज हैं वो भी लेंगे, और क्वेरीज हम लास्ट में लेंगे। एक रिक्वेस्ट सभी दर्शकों से जितने अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कि अपने टाइमलाइन पर या अपने फेसबुक प्रोफाइल पर एक बार इस बुलेटिन को शेयर कर लें, ताकि बाकी लोगों तक भी ये इंफॉर्मेशन जाए। और अगर आपने लाइक नहीं किया है तो पेज लाइक कर लें, ताकि आपकी काम की कोई इंफॉर्मेशन बाद में भी हो तो वो आपको हम दे सकें। अभी सबसे पहले बात करते हैं कोविड के जो आज के बुलेटिन है उसकी, और कोविड का जो डिटेल है उसकी, क्योंकि जो डेथ है वो एक अरसे बाद हुई है। आज 1744 टोटल सैंपल थे, 40 केस पॉजिटिव आज रिपोर्ट हुए हैं। ये अपने आप में एक नई बात है, काफी दिनों बाद इतने केस रिपोर्ट हुए। 15 रिकवर हुए हैं, और इसीलिए जो टोटल एक्टिव केसेस हैं वो 172 यानी कि 200 की तरफ को जाने वाले हैं। एक पेशेंट आज एडमिट हुआ है, और जो डेथ है वो भी एक आज रिपोर्ट हुई है, वो भी हम आपको बताएंगे आगे। और जो डेथ आज की रिपोर्टिंग में आई है उसकी अगर हम बात करें तो ये मामला है बेसिकली चंबा जिला का। 85 ईयर के पुरुष हैं ये। एक्यूट जो रेस्पिरेटरी फेलियर इनका था, कोविड-19 रिलेटेड निमोनिया इनको हो गया था, और इसके साथ क्रॉनिक किडनी डिजीज इनको साथ में था। तो जैसे सीकेडी एक होता है उसके कारण ये इशू आया होगा, और उसकी वजह से ये डेथ है। लेकिन 1.5 महीने के बाद ये डेथ रिपोर्ट हुई है, इसलिए हम इसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। जहां तक आज के 40 जो केसेस हैं उनकी बात करें तो सबसे ज्यादा 18 मामले आज कांगड़ा में हैं, 65 एक्टिव केसेस वहां अब हो गए हैं, और टोटल सैंपलिंग आज कांगड़ा में 665 थी, इसीलिए केस ज्यादा हैं, क्योंकि बाकी जिले बहुत कम सैंपलिंग कर रहे हैं। 7 केस हमीरपुर में मिले हैं, 5 केस सोलन में मिले हैं, और ये वही के जिले हैं जहां पर इससे पहले भी हमें जो केसेस हैं या जो मामले हैं वो ज़्यादा मिलते रहे हैं। जहां तक बात बाकी चीज़ों की हैं, तो अब अगर हम मौसम की एक अपडेट आपको बताएं तो मौसम की अपडेट तो ये है कि एक तो सवियर अलर्ट मौसम का अगले 3 दिन के लिए है, और इसीलिए जो प्रधानमंत्री का विजिट है उसको लेकर भी कुछ इफ एंड बट्स चल रहे थे। हालांकि दौरा कैंसिल नहीं हुआ है, लेकिन मौसम जो है वो काफी खराब बना हुआ। धर्मशाला में बारिश हुई, हमीरपुर में बारिश हुई, कांगड़ा के बाकी जगहों में भी बारिश हुई है आज। लेकिन अगले 2-3 दिन, क्योंकि उसमें जो तेज हवाएं जो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की अलर्ट दिया गया है, इसके कारण कहीं कार्यक्रम में कोई दिक्कत ना आए वो जरूर है, क्योंकि इंडोर कार्यक्रम के लिए ये जो टेम्परेरी शेड्स और बाकी सारी चीजें बनाई गई थी, उसमें अगर कोई इफेक्ट आए तो वो चीजें देखने की रहेंगी। लेकिन जो इसमें बताया गया है कि तेज आंधी के साथ 19 तक भारी बारिश का पूर्वानुमान है, और इसको आप प्री मॉनसून शावर कह सकते हैं। मॉनसून जैसे ही आएगी उसका अलर्ट अलग से बताया जाएगा। इसके साथ साथ जो अगली बात अब है वो है जो मौसम के बाद राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, और राष्ट्रपति चुनाव के बाद फिर सेब बीमा वाली जो कंपनियां हैं उनकी बात करेंगे। अभी अगर हम बात कर लें राष्ट्रपति चुनाव वाले मैटर में, तो उसको लेकर जो नियुक्ति है वो हिमाचल में भी हो गई है, और वो विधानसभा के जो सचिव हैं उनकी नियुक्ति हुई है। ये राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहता है, और इसमें जो राष्ट्रपति जो विधानसभा के सचिव हैं यशपाल शर्मा और उप सचिव संजय गुप्ता, इनकी जो नियुक्ति है वो सहायक निर्वाचन अधिकारी और उसके तौर पे की गई है। और ये इसलिए की गई है क्योंकि 29 जून नामांकन दाखिल करने की तिथि है, 30 जून को छंटनी होगी, 2 जुलाई को नाम वापस लिए जाएंगे, 18 जुलाई तक जो है वो प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को 15,000 रुपये नामांकन के साथ जमा करवाने होंगे। ये राशि निर्वाचन अधिकारी के पास जमा होगी, और निर्वाचन अधिकारी जो है वो विधानसभा के सचिव हैं, और सहायक जो है उनके उप सचिव संजय गुप्ता होंगे। तो ये नियुक्ति अभी है वो की गई है, और इस नियुक्ति के बाद अब जो प्रक्रिया है वो आगे अब शुरू हो गई है, जिस तरह के राष्ट्रपति चुनाव की बात है। अब अगली बात है जो सेब की बीमा कंपनियां हैं उनकी बात। बड़े टाइम से इसके बारे में जो एक तरह से बातें होती रहती हैं कि जो बीमा कंपनियां हैं उनको जो प्रीमियम जाता है उसके मुकाबले जो मुआवजा है वो बागवानों को नहीं मिल पाता, और इसीलिए ये मामला बार बार चर्चा में आता रहता है।
लेकिन इस चर्चा में आने के बावजूद बागवानी विभाग ने इंश्योरेंस कंपनियों के साथ बैठक बुलाई है। तूफान से हुए नुकसान का मुआवजा नहीं मिला था और उसके कारण 22 जून को ये बैठक होगी। प्रदेश भर के बागवान भी इसमें रहेंगे और इसमें जो बीच में गैप्स हैं जिसको लेकर ये आरोप बार बार लगे रहते हैं कि जो भारत सरकार की जो स्कीम है उसमें बागवानी कंपनियों का फायदा है, बागवानों का नहीं। आपको याद होगा विधानसभा के फ्लोर पे बागवानी मंत्री ने एक बार ये कह दिया था कि उन्हें इस स्कीम का खुद समझ नहीं आ रही कि इस स्कीम को किसके हित में बनाया गया है। और उसके बाद बीमा कंपनियों को तलब भी किया गया था और उसके बाद अब ये कोऑर्डिनेशन के लिए 22 जून को बैठक बुलाई गई है। और जो बाकी इसमें बागवानों के दिमाग में जो भी कंफ्यूजन होगा तो उसको दूर करने के लिए ये बैठक काफी काम आएगी। इसके बाद अगली बात करते हैं और वो प्रतिभा सिंह के जन्मदिन को लेकर है। कल प्रतिभा सिंह कांग्रेस की अध्यक्ष का जन्मदिन है, लेकिन वीरभद्र सिंह के निधन के कारण ये जन्मदिन को नहीं मना रहे हैं, इनके इसमें सेलिब्रेशन कोई नहीं होगा। और क्योंकि 1 साल अभी पूरा नहीं हुआ है निधन को, जैसा इन्होंने खुद कहा, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी कोई ऐसा बड़ा कार्यक्रम नहीं रख रही है जिसके कारण जिसमें बर्थडे सेलिब्रेशन वाली बात कोई हो। हाई कोर्ट जेसीसी गई है एचआरटीसी की और यूनिक मामला है, एक तरह से अपने संस्थान को, अपने इंस्टीट्यूशन को बचाने का भी है। दरअसल अवैध वॉल्वो के संचालन पर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो एचआरटीसी के जो कर्मचारी हैं वो मानते हैं कि इतनी कार्रवाई सरकार नहीं कर रही है और इसलिए इनको हाईकोर्ट जाना पड़ा है और करोड़ों का नुकसान एचआरटीसी को इसलिए हो रहा है। एचआरटीसी संयुक्त समन्वय समिति के महासचिव खेमेंद्र गुप्ता ने बताया कि अवैध संचालन को रोकने के लिए हाई कोर्ट में हमें जो याचिका है वो दायर करनी पड़ रही है और इसके कारण अब उम्मीद ये है कि सरकार को फिर उसमें से निर्देश होंगे। और उसके बाद जो इनका कहना है कि अवैध बसों के कारण सरकार को हर महीने 20 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है और एचआरटीसी को प्रति माह 60 करोड़ रुपए की चपत लग रही है, ऐसा इन्होंने कहा है। और मनाली, शिमला, धर्मशाला सबसे अधिक अवैध वॉल्वो चल रही हैं। आज आपको बताएं कि जो कसोल रोड है, जो भूंतर से कसोल वाला रोड है, वहां के लिए भी वॉल्वो को दिन को चलाने के लिए बैन लगाना पड़ा है क्योंकि 30 मीटर से लंबी ये बसेज हैं और उसके कारण वो रोड छोटा है और वहां लगातार जाम लग रहा है। इसलिए जो डीसी कुल्लू है उन्होंने आज ऑर्डर भी किया है। तो ऑर्डर इसलिए करना पड़ा क्योंकि वॉल्वो का फ्लो जो है वो बहुत ज्यादा है। तो ये बात हो गई एचआरटीसी जेसीसी की। अब पैराग्लाइडिंग में एक बड़ा हादसा हुआ, उसकी बात करते हैं। कुल्लू के डोभी में यह दुर्घटना हुई है। पैराग्लाइडर का जो पायलट है वो भी और जो पर्यटक है वो भी जो उसमें फ्लाई कर रहा था, दोनों की मौत हो गई है। और ये मामला हुआ ये कि अंबाला के, हरियाणा के अंबाला के पर्यटक युवक की मौत इसमें हो गई और पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। हालांकि पैराग्लाइडिंग के लिए बड़े सख्त नियम हैं जो हिमाचल सरकार ने बना के रखे हैं, उसके बावजूद पता नहीं ये कैसे इस तरह का हुआ। और मौसम खराब हो गया था, तेज हवा के कारण पायलट का संतुलन बिगड़ गया। जैसे आज तेज हवाएं चल रही थी, मौसम का अलर्ट था आज से अगले 3 दिन के लिए, लेकिन क्योंकि ये पैराग्लाइडिंग वाले थोड़ा उसको ओवर रूल कर देते हैं, ओवरलुक कर देते हैं और दोनों जमीन पे आ गिरे। स्थानीय पर्यटकों ने दोनों को गाड़ी में अस्पताल पहुंचाया। पायलट युवक की पहले मौत हो चुकी थी, जबकि जो पैराग्लाइडर जो दूसरा पर्यटक था उसकी जो बाद में हो गई। पर्यटन विभाग ने एक टीम गठित की है इस पूरे मामले की छानबीन के लिए और उसके बाद अब स्थानीय युवक था, किशन नाम है इसका, किशन गोपाल, और अंबाला का जो युवक है आदित्य इसका नाम है, और इन दोनों की इसमें डेथ हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दिया। लेकिन समर सीजन में इस तरह का हादसा बहुत नुकसान करता है। मौसम की जहां तक मैं अलर्ट की बात कर रहा था, अब आप देखिए कि कुल्लू के ही पाशी में आसमानी बिजली गिरी है और उसमें 13 बकरियां जो हैं वो मर गई हैं। तो ये अब जो मॉनसून सीजन का जो एक मौका होता है ये अपने आप में बहुत रिस्की होता है और इसी कारण इस मामले में बहुत सारा जो ध्यान है वो रखना चाहिए सबको, क्योंकि जो इसके कारण नुकसान नहीं तो जान का हो सकता है। पंचायत चौकीदारों की बात हम करेंगे और पंचायत चौकीदारों के कारण जो बाकी जो कुछ घटनाएं हैं हम 6 बजे वाले बुलेटिन में ले चुके थे, लेकिन अभी क्योंकि बहुत सी लोग अभी भी जानकारी चाहते हैं तो इसलिए हम रिपीट कर सकते हैं। बीएड कॉलेज 2 यूनिवर्सिटीज के बीच में आप बंट गए हैं। जैसे पहले डिग्री कॉलेज बांट दिए थे, सुबह आप प्रिंट के फॉर्म में ये खबर देख सकते हैं। पंचायत चौकीदारों के लिए पॉलिसी बनेगी। निदेशक पंचायती राज की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। बहुत सारे जो पंचायत चौकीदार हैं हमारे इस कार्यक्रम के जरिए सवाल उठाते रहते थे, तो ये रिप्लाई उसमें आया है कि चौकीदारों के लिए पॉलिसी बनाने पर विभाग ने काम कर दिया है। इसके लिए कमेटी बनाई गई है और डायरेक्टर पंचायती राज जो है वो इस कमेटी के
अध्यक्ष हैं, और उसके बाद ये अपनी रिपोर्ट देंगे। और उसके बाद पंचायत चौकीदार 1952 से पंचायत घरों में सेवाएं दे रहे हैं, ऐसा इन्होंने कहा था। पहले से ये व्यवस्था चल रही है, लेकिन अब भी जो इनके लिए कोई स्थायी पॉलिसी नहीं है, इसीलिए ये अब काम आगे इसमें किया जा रहा है। अब इसके साथ जो बाकी मामले हैं वो ग्राम पंचायत वेटनरी असिस्टेंट का एक बड़ा महत्वपूर्ण मामला है, उसको हम लेंगे। और उसके साथ जो और मसले हैं, वो एक मामला जो आपके साथ अभी डिस्कस कर लें, वो है फ्री बिजली वाला। और फ्री बिजली, अब जुलाई से बिजली का बिल नहीं आएगा 125 यूनिट को लेकर, क्योंकि बिजली बोर्ड ने ऑनलाइन पंजीकरण शुरू कर दिया है। 11 लाख उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। लेकिन इसका नुकसान एक ही है जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए कि 125 यूनिट अगर आपने खर्ची एक महीने में तो जीरो बिल आएगा, लेकिन अगर आपने 126 खर्ची तो 126 के 126 का बिल आएगा, फिर 125 यूनिट उसमें माइनस नहीं होगी। ये एक बड़ा ध्यान रखने वाली बात है। 125 यूनिट फ्री का मतलब यह है कि 125 यूनिट तक अगर आपने खर्च की तो जीरो बिलिंग होगी। अगर 126 यूनिट आपने खर्च कर ली तो फिर 125 यूनिट का लाभ आपको नहीं मिलेगा, 126 यूनिट का ही फुल बिल जो है उसमें चार्ज होगा। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, और इसी के हिसाब से इसको ध्यान में रखें ताकि आगे जो है फिर आपको उसमें झटका ना लगे। अगली अगर हम बात करें तो वो पंचायत वेटनरी असिस्टेंट की मैं बात कर रहा था। बड़े सारे लोग सवाल इसके बारे में पूछते हैं, और इस सवाल को जवाब देने के लिए जो अभी तक विभाग की तरफ से हमें रिप्लाई मिला है, पशुपालन विभाग ने कहा है कि जो 507 ग्राम पंचायत वेटनरी असिस्टेंट थे, उनमें से 221 जो वेटनरी असिस्टेंट हैं उनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया खत्म हो गई है, पूरी हो गई है, और इनको अब कॉन्ट्रैक्ट पर जो नियुक्त कर दिया जाएगा। फिर 2 साल के बाद ये रेगुलर हो जाएंगे। जहां तक बात इसके बाद अगला स्टेप है, वो अगला स्टेप है 286 जो मुख्यमंत्री आरोग्य पशुधन योजना के तहत जो डिस्पेंसरीज थी उनको अपग्रेड किया गया है, उसमें फार्मासिस्ट की पोस्ट देकर इनको लेकर प्रक्रिया अब शुरू हो रही है, ताकि इन दोनों को मिला के 507 लोग एडजस्ट हो जाएं। वो काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद जो प्रदेश भर में 221 रिक्त पदों के साथ 286 वाला कंप्लीट हो गया। लेकिन जो अगली बात है 349 पंचायत वेटनरी सहायकों की भर्ती के लिए, इसके लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। अभी पंचायतों में पशु औषधालयों की सुविधा नहीं है, और इसके कारण जो बीच में लोग बार बार पूछते रहते हैं कि मंत्री ने कुछ कहा था, वो अभी कोई भी मामला फाइल पे नहीं आया है। एटलीस्ट जो सेक्रेटरी पशुपालन है उन तक ये मामला नहीं पहुंचा है। इसीलिए इसके लिए अभी इंतजार कि सरकार इसमें और कितना टाइम लेती है, या कितना टाइम और लेने के बाद इसमें नियुक्ति करती है। तो ये जो ग्राम पंचायत वेटनरी असिस्टेंट वाला मामला था उसकी जानकारी हमने आपको दे दी। अब इसके बाद अगली जो बात है वो अनुबंध कर्मचारियों के इंक्रीमेंट की है। अनुबंध कर्मचारियों को लेकर जो इंक्रीमेंट थी 3% इंक्रीमेंट नहीं, एग्जैक्ट वर्ड इनके जो रूल्स में एग्जैक्ट वर्ड है वो है एनुअल इंक्रीज का 3% इनको मिलती है, और जो कॉन्ट्रैक्ट की हिमाचल सरकार की पॉलिसी है उसी में ये व्यवस्था है, इसलिए इनको ये मिलनी है। दरअसल जो पे कमीशन नया जब लागू हो गया तो इनका जो पे स्ट्रक्चर है वो बदल गया। नए पे मैट्रिक्स का जो 60% है वो इनको अब कॉन्ट्रैक्ट में मिलता है, लेकिन जो 3% की एनुअल इंक्रीज है वो इनकी बहाल नहीं हुई थी। ये बार बार अपना मामला अनुबंध वाले उठा रहे थे, लेकिन जो कोई भी जो ऐसा संघ जो राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त हो वो अभी एनजीओ बॉडी है, और एनजीओ के थ्रू ये मामला सरकार तक नहीं पहुंचाया गया था। आज जो एनजीओ के महासचिव हैं राजेश शर्मा, उन्होंने ईमेल के जरिए एसीएस फाइनेंस प्रबोध सक्सेना से ये मामला उठाया है। अब ये मामला फाइल पे आएगा और उसके बाद इनको बेनिफिट ये मिलेगा। जब भी ये मामला लागू होगा तो जो लोग अब रेगुलर हो चुके हैं उनको भी ये बैकडेट से मिलेगा, इस कारण उनका भी इसमें कुछ एरियर बनेगा, तो उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अब ये मामला प्रोसेस में आ गया है। इससे पहले हमने ये बात उठाई भी थी, क्योंकि जो कमेंट आप लोगों के ही हमारे इस कमेंट बॉक्स में आते हैं, उसके बाद जब हम ये उठाई थी बात, तो फाइनेंस सेक्रेटरी का ये कहना था कि अभी हमारे से इस बारे में किसी ने डिमांड नहीं की है, जैसे ही डिमांड आएगी उसके बाद सरकार को ये मामला भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री के दौरे के बाद फिर अगली बात करेंगे आउटसोर्स और जो राइडर और जेओआईटी का मैटर है उसकी। लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे में इस बार खास क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। पीएम शिमला भी आए थे, तो शिमला पूरा दिन जो मुख्यमंत्री उनके साथ रहे, लेकिन पीएम धर्मशाला भी आ रहे हैं और पूरा दिन मुख्यमंत्री या 2 दिन
साथ नहीं रहेंगे। यही एक डिफरेंस है। डिफरेंस इसलिए है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार, पीएमओ ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को क्लियर कहा है कि वो आप अपना काम डिस्टर्ब ना करें, आप अपना रूटीन शेड्यूल जारी रखें और मेरा दौरा ये अलग से चलता रहेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री इस बार जो ऑल इंडिया चीफ सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस के लिए आ रहे हैं, पहली बार ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य लक्ष्य जो है वो ये तो है ही कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में किस तरह से कोऑर्डिनेशन बनाना है। एक लक्ष्य इसका यह है कि 1947 को आजाद हुआ भारत 2047 में जब 100 साल पूरे कर लेगा तो हमारा स्वरूप, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। तो जो चैलेंजेस हैं देश के सामने, जैसे अर्बनाइजेशन एक चैलेंज है, पल्सेस का जो उत्पादन है वो एक चैलेंज है, जो एडिबल ऑयल तो नहीं, एक दूसरा ऑयल एक बताया गया था जब ये राज्य सरकारों को इसके बारे में डिटेल आई थी, उसकी उत्पादन बढ़ाना है, वो एक चैलेंज है। जो प्रिक्योरमेंट है बाकी तरह की चीज़ों की, उसमें भी एक चैलेंज है। वो सारी चीज़ें डिस्कशन में आएंगी। हिमाचल में हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे प्रेजेंटेशन होगी और इस तरह के कई मामले इसमें लिए जा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री कल 11 बजे पहुंचने के बाद 12 बजे एक रोड शो करेंगे। उसके बाद जो ये HPCA ग्राउंड के साथ जो व्यवस्था बनाई गई है ऑल इंडिया चीफ सेक्रेटरी काउंसिल की, उसमें चले जाएंगे और उसमें जाने के बाद फिर मुख्यमंत्री फ्री हो जाएंगे। फिर सीएम चंबा रवाना हो जाएंगे। चंबा रवाना होने के लिए ना धर्मशाला ग्राउंड से ये उड़ पाएंगे मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर, ना गग्गल एयरपोर्ट से उड़ पाएगा। इसीलिए इनको रक्कड़ हेलीपैड तक जाना पड़ रहा है कांगड़ा से, और रक्कड़ हेलीपैड से ये चंबा चले जाएंगे। चंबा पहले चंबा सदर में रहेंगे कल का दिन, और रात को सर्किट हाउस चंबा में रुकने के बाद परसों जो है वो बनीखेत जाएंगे और बनीखेत के बाद फिर वापस दोपहर 12 बजे रक्कड़ आने के बाद धर्मशाला पहुंच जाएंगे। फिर शाम को प्रधानमंत्री को सी ऑफ करेंगे, प्रधानमंत्री वापस लौट जाएंगे और उसके बाद रात को धर्मशाला में ही रुकने के बाद अगले दिन 18 जून को मुख्यमंत्री शिमला लौट आएंगे। तो ये इसमें व्यवस्था इस बार इस तरह की है कि प्रधानमंत्री ने ना कैबिनेट मंत्री बुलाए हैं, ना मुख्यमंत्री को बुलाया है। यानी कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल जो रिसीव करेंगे पीएम को, वो करेंगे और उसके बाद ये अलग हो जाएंगे। इसीलिए इस बार ये मामला अलग है। एक सूचना मैं आपको दे दूं, खासकर जो हमारे पास शिमला के व्यूअर हैं, डांस, हिमाचल डांस एक दिव्य हिमाचल का इवेंट है, बड़ा महत्वपूर्ण। और इस इवेंट का जो कल जो एक ऑडिशन होता है वो कल RKMV कॉलेज में है सुबह 10 बजे से। और इसलिए जो इच्छुक बच्चे हैं, और इसमें बहुत अलग तरह की जो एज ग्रुप है वो भी अलग अलग है, डांस के लिए जो सोलो और ग्रुप डांस है वो भी अलग अलग है। इन सारी चीज़ों में अगर आपको भाग लेना है, कोई इंटरेस्टेड है शिमला के, खासकर क्योंकि दूर वाले लोग तो आ नहीं पाएंगे, जो शिमला के कोई भी जो बच्चे, युवक या कॉलेज स्टूडेंट कोई अगर इंटरेस्टेड हैं या डांस का शौक रखते हैं, तो वो कल 10 बजे के बाद दोपहर तक RKMV कॉलेज आ सकते हैं और वहां ऑडिशन में हिस्सा ले सकते हैं। तो ये एक सूचना के तौर पे मैं अभी आपके साथ साझा किया। अब बात करते हैं जो राइडर का मैटर है उसका क्या होगा। दो साल का जो राइडर फंसा हुआ है, उसके बाद फिर आउटसोर्स की बात करेंगे। आउटसोर्स की आज महत्वपूर्ण इसलिए है कि क्या हिमाचल में कोई चमत्कार होने वाला है या नहीं। राइडर की जहां तक बात है, आपको हमने बताया था कि मंडी में जब मुख्यमंत्री से कर्मचारी मिले थे तो उन्होंने कहा था कि अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के लोग सेक्रेटरी फाइनेंस के साथ बैठकर इसमें पहले तय करें कि 3 जनवरी 2022 तक नियुक्त लेने हैं या 3 जनवरी 2022 तक रेगुलर लेने हैं। और मुख्यमंत्री का भी खुद ये कहना था कि उन्होंने जो अनाउंसमेंट की थी वो रेगुलर के लिए की थी, तो बीच में जो चीजें हुई उनको सॉर्ट आउट करें ताकि फाइनेंस क्लियरली ये मैटर सरकार तक लाए। अब ये बैठक जो है 18 जून के बाद होने वाली है। महासंघ के अध्यक्ष जो हैं वो शिमला परसों आ जाएंगे और उसके बाद जो बैठक का शेड्यूल है, क्योंकि जो ACS फाइनेंस हैं वो भी धर्मशाला गए हुए हैं, मुख्यमंत्री खुद धर्मशाला में है, तो मतलब इसके बारे में राइडर पर जो बैठक है वो 18 जून के बाद होगी। लेकिन इस विवाद में जो चीज उलझ गई है वो उलझी है JOA IT और क्लर्क की पैरिटी, क्योंकि ये मैटर दुविधा में बिल्कुल नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसके बावजूद इंतजार इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों फाइलें एक साथ प्रोसेस हुई हैं और जो इसमें रिकमेंडेशन लगी हैं वो भी एक साथ लगी हैं। इसीलिए हम ये उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि अगली कैबिनेट की बैठक अभी तय नहीं हुई है, जून के आखिरी हफ्ते में अगली कैबिनेट की बैठक हो सकती है और उससे पहले ये दोनों मैटर सॉर्ट आउट हो जाएंगे। जैसे ही ये बैठक तय होगी उसकी सूचना हम अलग से देंगे। अब आउटसोर्स की अगर हम बात करें तो आउटसोर्स को लेकर आज कैबिनेट सब कमेटी के जो अध्यक्ष हैं महेंद्र सिंह, उन्होंने एक तो आइडिया दिया
कि हमने लगभग ड्राफ्ट फाइनल कर लिया है, अब ये सिफारिशों के साथ सिर्फ कैबिनेट में रखा जाना है, अगली कैबिनेट में भी रखा जा सकता है। अभी क्योंकि ये टाइम से शिमला पहुंच गए थे और अब हो सकता है कांगड़ा के कुछ मंत्री प्रधानमंत्री का जो दौरा है उसके लिए, क्योंकि आसपास वहां कांगड़ा में हो सकता है रुकना चाह रहे हो, लेकिन उसके बाद क्योंकि कैबिनेट सब कमेटी में जो मेंबर हैं सुरेश भारद्वाज हैं और पांवटा के जो विधायक और जो ऊर्जा मंत्री हैं जो सुखराम चौधरी वो हैं, ये दोनों ही शिमला हो सकते हैं। इसीलिए ये बैठक मुख्यमंत्री के लौटने से पहले भी हो सकती है और लौटने के बाद भी हो सकती है, यानी कि कैबिनेट से पहले भी हो सकती है। इसीलिए आउटसोर्स को लेकर अब लगभग आप फाइनल स्टेज पे चीज है। आज जो उन्होंने हिंट दिया वो ये कि हम एक ऐसा पॉलिसी लाएंगे जिससे एटलीस्ट जो मिनिमम वेजेस या मिनिमम स्किल्ड जो उसमें मिनिमम वेजेस है उस पॉलिसी के हिसाब से एक ऑफर मिल जाए हर आउटसोर्स कर्मचारी को। अगर वो उसको ऑप्ट करना चाहे तो वो उसमें शिफ्ट हो जाए, अगर नहीं करना चाहे तो उसको वो छोड़ भी सकता है। लेकिन एक बात जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है, क्या इस पॉलिसी में वो रास्ता बनेगा कि अगर कोई आउटसोर्स कर्मचारी इसको ऑप्ट करता है तो वो एक तरह से रेगुलराइजेशन वाले प्रोसेस में आ जाए, जिस तरह की जल शक्ति विभाग में पैरा वर्कर पॉलिसी एक बनाई गई है जो बाद में रेगुलर में एंट्री हो जाती है। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आउटसोर्स की जो कमेटी है वो आउटसोर्स कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर को किस तरह से इंश्योर करेगी, क्योंकि आउटसोर्स में तीन तरह की कैटेगरी हैं। एक है जिनको बहुत कम पैसे मिलते हैं, एक वो है जिनको मिडिल का लेवल है और जो सरकारी कर्मचारियों के या सरकार कॉन्ट्रैक्ट के जो कर्मचारी हैं उनके बराबर मिलते हैं, और एक कैटेगरी ऐसी है जिनको सरकारी से भी ज्यादा मिलते हैं, वो कंसल्टेंट्स हैं, बाकी बड़े प्रोजेक्टों में जो काम कर रहे लोग हैं। और इसीलिए इस सारी चीज को देखना जरूरी है। लेकिन हम जो इसमें बार बार बात कर रहे हैं कि क्या इसमें चमत्कार होगा, वो मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं आपको क्योंकि अभी तक आउटसोर्स कर्मचारी कभी भी सरकारी विभाग में मर्ज नहीं हो पाए हैं। हिमाचल सरकार में जो अब भी आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है कि जो एक बार आउटसोर्स पे आ गया वो हमेशा आउटसोर्स पर ही रहेगा। और क्या इस फॉर्मूले के हम तोड़ पाएंगे या इस फॉर्मूले का कोई बीच का रास्ता निकल पाएगा, वो एक महत्वपूर्ण चीज इसमें है। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं क्योंकि बीच में कई बार कोर्ट की इंटरवेंशन हो जाती है, कोर्ट ने क्या कह रखा है इससे पहले के मैटर्स में, वो भी एक नई बात है जिसको लेकर हमने बताना है। लेकिन इन सारी चीजों के साथ साथ एक जो महत्वपूर्ण बात अब हो जाती है वो बात यह है कि क्या सच में कोई ऐसा रास्ता निकलेगा कि जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं उनको जितनी उम्मीदें उनकी बढ़ गई हैं वो उम्मीदें वो एड्रेस हो पाएं। तो ये आज का प्रमुख मामला था। और इसके साथ जो अब आपके सवाल हैं उनको हम फटाफट जरूर लेंगे, क्योंकि कल छुट्टी की वजह से और जो एक क्रिकेट का मैच चल रहा था उसकी वजह से हमने नहीं लिए थे। निर्मल भारद्वाज कह रहे हैं राइडर नोटिफिकेशन, इसमें तो अभी मैंने पहले ही बता दिया। विक्रांत लेखी कृषि विभाग में एईओ के आरएनपी रूल कब चेंज होंगे, ये सवाल पहले भी कुछ दिन पहले आया था, तब हम पता नहीं कर पाए थे, अब हम इसके बारे में पता करके आपको जरूर बताएंगे। जहां तक सुरेश धीमान कह रहे हैं पीईटी की पोस्टों की नोटिफिकेशन कमीशन आयोग से कब तक निकलेगी, कोई जानकारी हो तो बताएं। बेसिकली सुरेश जी ये सिक्रेसी का मैटर रहता है, इसलिए हम इसमें दोबारा ज़्यादा प्रेस नहीं करते, फिर भी चलिए आपने पूछा है तो कुछ बताएंगे पता करके इसमें। अगली बात जो रिपीटेड सवालों में, हालांकि राजीव सूद कह रहे हैं कि जुडिशरी एम्प्लॉय का ना सरकार ना हाई कोर्ट, नहीं ऐसा नहीं है, हाई कोर्ट ने ड्राफ्ट भेजा है और हमने कल भी आपको इसके बारे में बताया था या परसों शायद, ड्राफ्ट भेजा है वो कंसल्टेशन में है। 2012 के रूल्स बने थे, 2016 के बने थे, दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहे थे, उससे लीगल कॉम्प्लिकेशन थी। अब 2012 2016 दोनों रिपील होके एक ही बनेगा और उसमें कुछ ड्रास्टिक चेंजेस किए जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल कैडर और बाकी सारी चीजों को लेकर, तो उसमें आप थोड़ा सा इंतजार करें, ये मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा। जब तक कोई कर्मचारी संगठन आंदोलन की राह ना पकड़े तब तक उन्हें कोई राहत नहीं दी जा सकती, ये जुडिशरी एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं कमल सिंह राठौर। तो ये मैंने रिप्लाई पहले ही आपको बता दिया, तो आप देख लें। फिर भी अगर आपको हाईकोर्ट के खिलाफ अगर कोई करनी है तो आप करके देख लें, वो आपके ऊपर है। लेकिन ये मैटर राज्य सरकार का अकेला नहीं है, ये मैटर हाईकोर्ट के रूल्स का है, इसको समझना चाहिए।
राइडर नोटिफिकेशन पे बड़ी सारे लोग कह रहे हैं, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। एनी अपडेट रिगार्डिंग पे स्केल टू डिस्ट्रिक्ट, ये भी फिर हेमलता मंडियाल, वो मैंने एक बार ही बता दिया आपको, और उसको पहले देख लें और उसके बाद बात करें। शिमला में पेट्रोल की कमी क्यों आई है, अरुण शर्मा पूछ रहे हैं। ये तो सुलझ गई है, क्योंकि जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम की सप्लाई थी उसमें दिक्कत आई थी, लेकिन अब वो परेशानी नहीं है। कंप्यूटर टीचर अपडेट, ये लेची ठाकुर, कंप्यूटर टीचर की अपडेट तो कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही होगी, जो आउटसोर्स के साथ ही होगी, उसके अलावा कुछ नहीं, अलग से इनको लेकर कुछ नहीं हो रहा। अश्विनी ठाकुर जी ग्राम पंचायत वेटनरी असिस्टेंट के बारे में पूछ रहे हैं, वो मैंने पहले ही बता दिया। आउटसोर्स पॉलिसी हेमराज धानी, पहले ही हो गई बात। फिर आगे आउटसोर्स पॉलिसी पहले बात हो गई। एचआरटीसी ड्राइवर रिजल्ट कब आएगा, ये सुनील कंवर पूछ रहे हैं, इसके बारे में आपको अपडेट देंगे पता करके। वोकेशनल पॉलिसी आउटसोर्स के साथ ही है, अलग से कोई नहीं बना रहा है इसमें। और अश्विनी ठाकुर का सवाल पहले हो गया, कंप्यूटर टीचर का। वंदना संजय शर्मा, ये भी हो गया। फिर आइए आप आगे ओपीएस को लेकर मुकेश शर्मा, एनी अपडेट रिगार्डिंग ओपीएस, कोई अपडेट नहीं है सर। एनपीएस वाले कर्मचारी एसोसिएशन जिला जिला वार कर रहे हैं, उसके अलावा कोई अपडेट नहीं है। सरकार के स्तर पे चीफ सेक्रेटरी की कमेटी बनी है, उस कमेटी ने अभी बैठक नहीं की है। चीफ मिनिस्टर अपने लेवल पे कोई डिसीजन इसमें नहीं लेने वाले जब तक कि कमेटी वर्कआउट करके भारत सरकार को नहीं भेजती, और वो वहां पे फिर भारत सरकार में इसमें डिस्कशन होना है। राज्य सरकार के लेवल का ये मैटर नहीं है, खासकर भाजपा शासित राज्यों में। हिमाचल नहीं कर सकता, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ है, लेकिन तभी हो सकता है जब भारत सरकार इसमें ओके करे पहले, क्योंकि हिमाचल करेगा तो फिर बाकी राज्यों पे प्रेशर आएगा, और ये अकेले हिमाचल का मैटर नहीं है, इसमें भारत सरकार की परमिशन जरूरी है। हिमाचल सरकार की अपनी ट्रेजरी बिना भारत सरकार के नहीं चलती। कांग्रेस ने वादा किया है सत्ता में आने के लिए या चुनाव से पहले, वो सब जानते हैं। इसके बावजूद अगर सरकार अभी कुछ नहीं कह रही है तो इसका अर्थ समझना चाहिए, और अभी तक मुख्यमंत्री बिल्कुल इसमें क्लियर हैं कि जब तक हमें चिंता या हैरानी इस बात की है कि जब चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बन गई तो वहां कमेटी में ये चीज वर्कआउट होने के बाद भारत सरकार को एक रेफरेंस जाना चाहिए था, जैसा उत्तराखंड ने किया था, लेकिन अभी हमने वो भी नहीं भेजा, तो वो जरूर हैरानी की बात है। बाकी अभी कुछ नहीं इसके अलावा हो रहा है। जहां हो रहा है, जो आपको कहानियां सुना रहे हैं, आप उन गप्पों से खुश हो सकते हैं, लेकिन ओल्ड पेंशन को लेकर राज्य सरकार अभी कोई स्टेप नहीं ले सकती भारत सरकार की परमिशन के बिना। सीनियरिटी फ्रॉम डेट ऑफ ज्वाइन में, ये राजपाल ठाकुर का सवाल है, अभी कुछ नहीं हुआ। ठाकुर अजय एनटीटी की बात कर रहे हैं, अभी नई चीज कुछ नहीं हुई है। हायर ग्रेड पे 2023-2022 वाला तनु ठाकुर का सवाल है, ये राइडर वाला मैटर है जो मैंने पहले आपको बता चुका हूं मैं। वोकेशनल पॉलिसी, आउटसोर्सिंग, पीजीटी कमीशन नोटिफिकेशन कब तक होगी, राजेश शर्मा पूछ रहे हैं, ये जरूर हम पूछ के बताएंगे, लेकिन अगेन ये सीक्रेसी का मैटर रहता है पब्लिक सर्विस कमीशन और बाकी जगह, फिर भी बताएंगे आपको। भत्ते कब बढ़ेंगे, गोपाल पोजटा पूछ रहे हैं, लेकिन भत्तों पे तो सरकार सोच ही नहीं रही अभी। राइडर का नरेश चंद पूछ रहे हैं, वो मैंने आपको पहले बता दिया। जल शक्ति विभाग में पैरा वर्कर रखे गए हैं, रेगुलरेशन में जाना है, ये सवाल आया है दोबारा से, इसका वर्कआउट करके आपको रिप्लाई उपलब्ध करवाएंगे। वोकेशनल टीचर हो गया नेक्स्ट कैबिनेट, कमल सिंह राठौर जी, अभी डेट नहीं तय हुई है, लेकिन लास्ट वीक ऑफ जून आप उम्मीद कर सकते हैं। जेबीटी बैच वाइज, रीना चौहान जी, अभी भी कोई अपडेट नहीं है, इसके बारे में हम अपडेट लेके आपको बताएंगे। लेकिन अब एलिमेंट्री के डायरेक्टर अब साहित्यिक सम्मेलन में बिजी हो गए हैं, तो वो 2-3 दिन इसमें बिजी रहेंगे, फिर भी कोशिश करेंगे इसके बारे में आपको डिटेल लाने की। पुलिस कांस्टेबल एग्जाम जो है वो HPSSB नहीं, वो पुलिस ही करवाएगी, और जुलाई में 3 जुलाई को शायद होगा, वो अलग से डेट हमने कल आपको बता दी थी। तो ये आज के कुछ सवाल हैं, बाकी अगर आपके और सवाल हैं तो आप कृपया इसमें डालते रहें, ताकि हमारी टीम इसके बारे में जो रिप्लाई लाके फिर आपको इसकी जो रिप्लाई हैं वो आपके साथ साझा करते रहें। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी प्लेटफॉर्म पे। बहुत बहुत धन्यवाद।